नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। सीहोर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के नाम पर लागू की गई आभा आईडी व्यवस्था अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। अस्पताल में जांच और उपचार के लिए आभा आईडी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के बाद मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है कि सुबह से ही जिला अस्पताल परिसर में आभा आईडी बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन कतारों में गर्भवती महिलाएं भी घंटों खड़े रहने को मजबूर है, जिससे उन्हें भारी शारीरिक तकलीफ और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कतार में लगी महिलाओं का कहना है कि कई घंटे खड़े रहने से चक्कर, थकान और दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। फिर भी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। मरीजों का आरोप है कि पहले जहां सीधे जांच और उपचार की प्रक्रिया होती थी, वहीं अब आभा आईडी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से इलाज की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। सुविधा के रूप में शुरू की गई ये योजना अब मरीजों के लिए बाधा बनती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जिस आभा आईडी को बड़ी उपलब्धि बता रहा है, वही व्यवस्था आज मरीजों के लिए दुख और परेशानी का कारण बन रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिला अस्पताल प्रशासन गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए अलग से त्वरित व्यवस्था करेगा या फिर मरीज यूं ही घंटों कतारों में परेशान होते रहेंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुधीर कुमार डेरिया का कहना है कि व्यवस्था पर सुधार किया जाएगा। कहाँ से आए हो आप? तो किसको लेके आए? पूजा भाई को। कितनी देर से खड़े हो आप लाइन में यहाँ पे? कम से कम पौन घंटा हो गया होगा। पूजा भाई को क्या क्या इलाज करवाने आए हो? वो डिलीवरी नहीं, एमरजेंसी। हाँ। तो उसको पेट में दर्द हो रहा थोड़ा। तो लाइन में खड़े 1 घंटे से? हाँ, तो पौन घंटा हो गया नहीं। तो तुम एक सीरियस को लगा दो, नहीं तो दिक्कतें आ रही हैं बहुत? हाँ, वो तो देख लो, तुम खड़ा है वो चल रहने दो तुम। संजीव शर्मा नाम है सर। संदीप शर्मा जी, आप बहुत सारे लोग लाइन लगा खड़े, कब से खड़े हो? सर करीब हमें 2 घंटे से आसपास हो गया है और काफ़ी लंबी भीड़ है, आप देख सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं, लेडीज़ें हैं, वो प्रेगनेंसी वाली हैं, 5 मंथ या 6 मंथ के आसपास हैं। अब इनको खड़े होने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। इनके चेहरे को देखिए आप। इस तरह में अगर ये प्रॉब्लम्स है, 1 घंटे में एक पेशेंट को देखा जा रहा है, इस तरह में हम लोग कैसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन? या तो हमें दूसरी सुविधा दिया जाए, या तो हमें और कहीं बताया जाए कि हम लोग कैसे करें, या कि इनकी फैसिलिटी बढ़ाया जाए। इस तरह हम लोग नहीं अचीवमेंट कर पाएंगे। हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को इस तरह में। अब इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन। क्या कराने के लिए कराने का काम जो है सरकार की तरफ से निर्देश है। हमें जिसका पास नहीं बन पा रहा है वो कोई बात नहीं, पर्ची बनेगी। पर्ची बनने के लिए कभी वेटिंग लाइन में नहीं लगनी पड़ रही। हाँ, ये जरूर है जिनकी जांच हो रही है उनके में आभा आईडी डालना जरूरी है। इसकी सुविधा देखते हुए हम उसमें जो भी सुविधा है उसको ठीक कराएंगे। गर्भवती महिलाएं खड़ी थी सर, ऐसी कोई सुविधा नहीं, उनको वहीं परेशान हो रही थी। उनको बाद उसके बाद जांच के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। नहीं, पैथोलॉजी की जांच के लिए ही आभा आईडी की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा है। और बाकी पर्ची बनाने के लिए ऐसी आभा आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी पहुंचे कुबरेश्वर धाम की पूजा अर्चना में। सीहोर में आज रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित देवकीनंदन ठाकुर कुबरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के धन के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि सनातन बोर्ड बनाना हमारी सबसे बड़ी और जायज मांग है। आज हमारे मंदिरों का पैसा सरकारें ले जा रही हैं, लेकिन उस पैसे का असल में क्या हो रहा है यह हमें नहीं पता। शास्त्रों के अनुसार भगवान के धन पर केवल भक्तों और जन जन का अधिकार है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी अक्टूबर 2025 में यह स्पष्ट किया कि भगवान का पैसा सड़क बनाने के लिए नहीं है। इस धन का सदुपयोग आधुनिक गुरुकुल, भव्य गौशालाएं और अस्पताल बनाने में होना चाहिए। इससे गरीब भाई बहनों की मदद हो सकेगी और उनकी बेटियों की शादी हो और रोगियों का इलाज हो सके। हमारी सनातन परंपरा तभी सुरक्षित रहेगी जब हम युवाओं को धर्म के पथ पर चलना सिखाएंगे। श्रद्धालु देश विदेश से आए लाखों भक्तों की भीड़ से पूरा कुबरेश्वर धाम हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। कल 7 दिवसीय इस भव्य शिव महापुराण कथा का विधिवत समापन होगा। बना रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन बोर्ड अगर बनेगा, जिसकी हमारी सबकी मांग है, हमारे मंदिरों का पैसा सरकार ले जा रही है और उस पैसे का क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। वो पैसा भगवान का है। शास्त्र कहते हैं भगवान के पैसे पे किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ जनता जनार्दन ही उसका भगवान चाहें। तो भगवान के पैसे का सदुपयोग अगर भगवान की जनता भक्तों के सेवा में आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है।
उससे मॉडर्न गुरुकुलम बने, उससे गौशालाएं बने, गरीब भाई बहनों की सहायता हो, उनकी बहन बेटियों की शादियां हो, रोगियों का इलाज हो, हॉस्पिटल्स बने, मॉडर्न गुरुकुलम्स बने, गौशालाएं बने। हिमाचल हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में ये बात कही है, मंदिर का पैसा सरकार ले रही है, भगवान का पैसा सड़क बनाने के लिए नहीं है। गुरुकुलम बनाए, गौशालाएं बनाए और भारतीय सनातन परंपरा आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। रहे युवा बच्चों को उसे जोड़ रहे हैं और युवा बच्चों को धर्म और उसके पथ पे चलना सिखा रहे हैं, जिससे वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। दूषित भोजन खाने से बच्चे हुए बीमार, हमीदिया में भर्ती कराया गया। मामला 15 फरवरी की शाम का है। सामाजिक न्याय विभाग के मुख्य बदिर और दृष्टि बाधित स्पर्श भवन के, जो कि ईदगाह हिल्स पर स्थित है, छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 15 फरवरी की शाम को भोजन दिया गया, जिसके द्वारा कुछ बच्चे बीमार हो गए और उन्हें तुरंत हमीदिया में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना उनके परिवारजन को नहीं दी गई। मंगलवार को उनके अस्पताल से छुट्टी हुई और इस बीच न उन्हें कोई अस्पताल में देखने गया, न सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को इतनी फुर्सत है कि स्पर्श भवन में हुई घटना एक बार जांच पड़ताल की जाए। आपको बता दें कि पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। 20 जनवरी को एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने अनैतिक कृत्य किया। अभी तक उस बच्चों की मां को न्याय नहीं मिला है। महिला काफी परेशान है और सामाजिक न्याय विभाग में न कोई सहानुभूति देने जाता है और न इस पर कोई कार्रवाई करता है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर सख्ती से कोई कदम नहीं उठाया गया। जवाब मांगती है मासूम की मां कि क्या दृष्टिबाधित विकलांग बच्चों के साथ ऐसा होता रहेगा? इस मामले की जांच होना चाहिए। अगर इस खाने में बच्चों की जान जाती है तो वो जिम्मेदार कौन होगा? स्पर्श भवन के कर्मचारी या सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी, जो वहीं अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं? बताइए। मेरा नाम नीता पाल है, मैं ग्राम सूखी शेवनिया की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा मुखवादिर है, जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता है। तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ हॉस्टल में रखा था। तो मेरे बच्चे के साथ अनैतिक काम हुआ है, यहाँ बहुत गलत हुआ है मेरे बच्चे के साथ में। मैंने हॉस्टल का नाम और पता बताइए। मुखवादिर स्पर्श भवन, परी बाजार, सहजानाबाद में। ये किससे संचालित होता है? ये वार्डन से होता है। सामाजिक? हाँ, सामाजिक न्याय विभाग से होता है ये सब। तो बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला उसके साथ। तो बच्चा अभी मेरे पास ही है 1 महीने से। तो बच्चे को रेगुलर पेपर के लिए ले जाती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को न्याय मिले। और यहाँ आए दिन के ये काम हो रहे हैं। हम लोग तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए इन लोगों के भरोसे बच्चों को छोड़ के रखे, और यहाँ इतना गलत हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं था। और भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ के वार्डन और अधीक्षक पेरेंट्सों को किसी को पता नहीं चलने देते, किसी को कुछ पता नहीं देता यहाँ पे। बच्चे के साथ क्या बोलते, 19 तारीख की रात में एक बच्चे ने गलत काम किया उसके साथ में। फिर मैं सुबह 20 तारीख को आई हूँ यहाँ पर। बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। इशारों में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा कौन से बच्चे ने? कहा उसने कहा बड़ी क्लास का बच्चा है, बड़ी क्लास का बच्चा है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो मैं अपने बच्चे को अपने घर ले आई। फिर मैंने क्या बोलते हैं ना, मुझे यहाँ की अधीक्षक ने फ़ोन लगाया, ना यहाँ के वार्डन ने फ़ोन लगाया। मुझे 3-4 दिन हो गए बच्चे को घर ले जा, ये भी नहीं पूछा आप हॉस्टल से बच्चे को क्यों ले गई हो, क्या हो गया है, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं लगाया। फिर मैं थाने गई तो मेरी थाने से भी सुनवाई नहीं हुई थी। जब सामाजिक न्याय विभाग के यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, अपने मोहन यादव जी, तो मैं वहाँ पहुँची 24 जनवरी को। तो फिर मैं वहाँ पहुँची तो कुछ पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे। उन लोगों ने बताया, कहने लगे कि क्या हुआ मैडम, आप वहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मेरी सहजानाबाद थाने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब मैं वहाँ से, उन लोगों ने फ़ोन लगाया, डीएसपी सीएसपी जो भी हो, उन लोगों ने इनको फ़ोन लगाया। तो फिर इन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज करी है। फिर बच्चे का क्या बोलते हैं, मेडिकल के लिए भेजा गया। बच्चे का मेडिकल हुआ, वो भी पॉजिटिव निकला है। और अभी भी कुछ बच्चों को क्या बोलते, 15 फरवरी की बात है, अभी की 2-4 दिन पहले की। तो 15 फरवरी को कोई बाहर से खाना बांटने के लिए आया होगा। इन सब बच्चों ने खाना खाया। सारे बच्चे हॉस्टल में मतलब बेहोश हो गए यहाँ पे। तो बच्चे सारे हमीदिया में एडमिट, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ना पेरेंट्सों को बता रहे कि आप आइए, बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। 2022 में 22 मार्च को भी एक घटना हुई थी। जो एक झाड़ू पोछा लगाता है, तो उसने एक बच्चे के, जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, उस बच्चे को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ भी बहुत गलत किया था। फिर उस बच्चे के पेरेंट्सों को पैसे देकर समझौता कर लिया था यहाँ के स्कूल वाले ने। तो फिर उसको वो हॉस्टल से ही निकाल दिया। वो बच्चा भी हॉस्टल में नहीं रहता है यहाँ पर। इस बारे में आपने सामाजिक न्याय विभाग की पीएस मैडम को बताया कुछ? नहीं मैडम, मैंने नहीं बताया। उनको खबर लगी, वो आई क्या या कोई वहाँ से आया? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया है वहाँ पे।
ना फोन ना सांत्वना के लिए जो आपके किसी का साथ घटना हुई? किसी का भी मेरे पास कोई फोन नहीं और आया। जो परसों खाना खाने से बच्चे बीमार हुए हैं उसके लिए कोई कार्रवाई या फिर कोई किसी की कोई कार्रवाई नहीं, बस पुलिस वाले आते जाते हॉस्टल में दिखे हैं मुझे, यहाँ पे पुलिस में लिखा पड़ी हुई जो भी हुई है, बाकी उनके पेरेंट्सों को भी नहीं पता। किसने क्या खिलाया था और क्या हुआ बच्चों को? यहाँ बाहर के लोग आए थे कुछ खाना बांटने के लिए, तो उनको बच्चे खाना बांट कर देकर गए थे, या पता नहीं यहाँ यहीं का हॉस्टल का खाना खाया, पर मुझे ऐसा पता चला कि बाहर के लोग देकर गए। तो बच्चों को शायद खाने में यूरिया मिला के दे दिया था, कुछ मीठा था खाने में, तो सारे बच्चे बेहोश हो गए थे। 4-5 दिन से बच्चे हमीदिया में एडमिट थे, कल छुट्टी हुई है। जी जी। और उनके पेरेंट्सों को अभी तक पता नहीं है, ना अधीक्षक ने बताया ना यहाँ के वार्डन ने बताया। वैसे तो ये सारी चीज ग्रुप में डालती है बच्चे की, ऐसी चीजों को ये लोग ग्रुप में नहीं डालती है। श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर पर 5 दिवसीय रुद्र यज्ञ और भव्य मेला उत्सव का हुआ समापन। पिपलौदा श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष सभी महाशिवरात्रि महोत्सव पर 5 दिवसीय रुद्र यज्ञ और भव्य मेला उत्सव के साथ प्रतिदिन दोपहर में श्री हनुमंत कथा और दिव्य महादरबार का आयोजन किया गया। हनुमंत कथा परम पूज्य श्री ब्रज बिहारी सरकार श्री अनिकेत कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से समस्त भक्तजन और श्रद्धालुओं को श्रवण करवाई गई। 15 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक ये महोत्सव 19 फरवरी को संपन्न हुआ। श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर पर आज दोपहर में यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन हुआ और आसपास क्षेत्र के समस्त श्रद्धालु यहां उपस्थित हुए। समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मेरा नाम सुमन सिसोदिया है और मैं श्री पातालेश्वर महादेव की नगरी गांव एना तहसील पिपलौदा जिला रतलाम का रहवासी हूँ। मुझे बड़ा हर्ष ये बताते हुए कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर 5 दिवसीय श्री रुद्र यज्ञ तथा भव्य मेला उत्सव यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होता है, परंतु इस वर्ष हमने महाशिवरात्रि के 5 दिवसीय रुद्र यज्ञ के अवसर पर हमने 5 दिवसीय हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन हमने किया है। और यह जो कथा के जो मुख्य वक्ता हैं वो श्री ब्रज बिहारी सरकार श्री अनिकेत कृष्ण जी महाराज जी, जो कि गो चिकित्सालय सुजापुर के संरक्षक हैं। उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यह कथा यहाँ पर श्रवण की श्रद्धालुओं को कराई जा रही है। आपका यहाँ कोई प्राचीन मंदिर भी है? जी, यहाँ पर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सन 1962 में किसी मकान की खुदाई के दौरान ये मंदिर यहाँ पर पूरा जो इसका मंडप है वो प्रकट हुआ था और उसे श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया। आज भी यह प्राचीन स्थल यहाँ पर मौजूद है और क्षेत्र के बहुत दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं। और महाशिवरात्रि के इस 5 दिवसीय जो मेला और यज्ञ होता है, यहाँ पर क्षेत्र से और बहुत दूर दूर से भी श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने को भक्तजन पधारते हैं। आज लगभग कितनी पब्लिक आई होगी यहाँ? आज लगभग 7 से 8 हज़ार पब्लिक का यहाँ पर श्रद्धालु कथा को श्रवण करने आए हैं, क्योंकि आज कथा का भी अंतिम दिवस है, मेले का भी अंतिम दिवस है और यज्ञ जो रुद्र यज्ञ चल रहा है उसका भी अंतिम दिवस है। और कथा श्रवण के बाद में यहाँ पर महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है। महाप्रसादी भी सबको वितरित होगी और कुमकुम और जो सिद्ध विभूति है वो भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर वितरित की जाएगी। और पूज्य महाराज जी द्वारा आज दिव्य दरबार भी लगाया गया है, कथा हनुमंत कथा भी सुनाई गई है और सभी श्रद्धालु भक्तजन बड़े आस्था से उन्होंने श्रवण भी की है। आपका नाम? मेरा नाम शुभम सिसोदिया, मैं श्री पातालेश्वर महादेव की नगरी गांव एना तहसील पिपलौदा जिला रतलाम का रहवासी हूँ। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के गांव बछोडिया में एकीकृत शासकीय हाई स्कूल में कुछ दिन पूर्व एक समाचार दैनिक समाचार पत्रों और निजी चैनलों पर प्रसारित हो रहा है, जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि स्कूल में शिक्षिका ने छात्राओं की चोटी काट दी। ऐसे में संबंधित स्कूल की शिक्षिका ने मावता चौकी पर आवेदन देकर खबरों को झूठा बताया और कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और जनपद सदस्य ग्राम पटेल ने भी दोबारा आज चौकी में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। सरपंच साहब, किस तरह से जो एफआईआर को लेकर के चर्चा चल रही है चोटी काटने की, क्या है पूरा मामला? और अभी आपने स्कूल में जाकर निरीक्षण करा तो क्या कुछ पाया गया और पूर्व में भी क्या क्या घटना हुई? जैसे अभी जो फिलहाल का स्कूल का जो मैटर चल रहा है उसमें मेरे को शिक्षकों ने जानकारी दी थी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप इसके थोड़ा संज्ञान लें। फिर मैं उन बच्चों के घर पे गया तो वहाँ जाके उनकी माता पिता से बात भी हुई मेरी और उन बालिकाओं से भी बात हुई।
उन सब ने नकार दिया इस बात को कि ये चोटी काटी गई है। उनको सिर्फ शिक्षिका के द्वारा समझाई दी गई थी कि वो घर जाके अपने 2 चोटी बना के आ जाएँ, जो कि स्कूल का रूल्स है उनका कि 1-2 चोटी बना के आया जाए। तो उस दिन किसी कारणवश वो 1 चोटी बना कर गई थी, जिससे मैडम ने उनको बोला कि तो आज 2 चोटी बना के आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी चोटी काट दूँगा। ऐसा सिर्फ़ उनको बोला गया था, जिस वजह से वो बालिका अपने घर पे पहुँची और घर जाके वापस 2 चोटी बना के स्कूल आई थी। उसके बाद ऐसा कोई मैटर था ही नहीं। तो अब जैसे ये हमारे गाँव का एक राहुल पत्रकार है, जिसने इस चीज़ को उठाने के लिए जी ये घटना 14 तारीख की थी। तो 17 तारीख को लोगों को भ्रमित किया, उनके परिवार वालों को भी भड़काया और उनको फिर उस चीज़ को उस लेवल में ले गया कि ताकि ये एक अफ़वाह हो जाए और पूरा हंगामा खड़ा हो जाए। तो ऐसी घटना ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना हमारे गाँव में मतलब पहले भी हुई चुकी है, बार-बार हो चुकी है। जैसे अभी हम एक बार गाँव से उसको निष्कासित भी कर दिया था 2 साल के लिए। और एक राम मंदिर वाला मैटर था, उसमें भी उसने ऐसी घटना तो धार्मिक कार्यों में और विकास के कार्यों में ऐसे अड़ंगे अटकाता रहता है, जिससे गाँव वाले काफ़ी नाखुश रहते हैं। और मेरे भी पंचायत का जो मैटर था, जो पंचायत में मेरे गाँव वालों ने हमारे यहाँ रोड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो उसको लेकर अभी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी किया और उस चीज़ को उस रोड के लिए माँग करी। जब वो रोड की स्वीकृति करवाई गई और मैंने भी उसमें बहुत सहयोग किया और भोपाल जाके मैंने उसको सहयोग करा, उसको जब रोड स्वीकृत हुआ तो उसने मेरे जो पहले सहायक सचिव थे, जो अभी नहीं है, वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है मेरे पास। तो उनसे उन्होंने स्पष्ट मेरे से ना माँगते हुए उनसे माँगा कि आप सरपंच साहब से बोलो कि मेरे को 5% दिए जाएँ या अगर 5% ना तो कम से कम मेरे को 50,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा इस रोड में। तो उन्होंने मेरे से बोला, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी उस चीज़ की कि अगर ऐसे ही बोलते तो मैं बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उन्होंने रिकॉर्डेड करके मेरे को बात दी कि ऐसी-ऐसी बात है, सरपंच साहब क्या करना है? तो मैंने कहा, क्या जब मैं जनता की सेवा के लिए ऐसा कार्य कर रहा हूँ, मैं इसके लिए किसी को ऐसे पैसे थोड़ी दे सकता हूँ। भई यही 50,000 रुपए या फिर 5% दूँगा तो मैं मेरे गाँव के हित में लगाऊँ ना, इन लोगों को कैसे दूँ? तो उस विषय में लेकर मैं अपने एसपी साहब वगैरह सबके पास भी गया था, उसके बाद भी मैंने डाली थी कंप्लेंट भी डाली थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने वही एक क्षमा और अपने ना वो समाधान वाली योजना की, चलो ठीक है यार गाँव का है, चलो छोड़ो यार, हो गया, अब गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं। तो इसी बार-बार गाँव हर बार उसको माफ़ करता रहता है, लेकिन वो सुधरने वालों में से नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब तो गाँव वालों का भी एक दिमाग में आई है कि अब तो इसकी कार्रवाई करेंगे। पंचायत की ओर से क्या तैयारी? पंचायत की ओर से क्या तैयारी मैं खुद एक गाँव वासियों और अपने जो पंचायत के स्तर पे एक आवेदन दूँगा। वो प्रशासन उसकी कार्रवाई करेगी। आपका नाम? मेरा नाम दशरथ गहलोत है, सरपंच प्रतिनिधि। क्या मामला था पूरा, किस तरह से हमने सुना कि छोटी घटना का जो पूरा मामला हुआ, क्या किस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम रोज़ बोलते हैं बालिकाओं को, लेकिन वो लड़कियाँ उस दिन चोटी बना के नहीं आई थी। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप 2 चोटी बना के नहीं आए तो मैं आपके बाल काट दूँगी, और फिर हमने उनको घर पे भेज दिया और वो प्रॉपर 2 चोटी बना के वापस आ गई थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार है राहुल दास बैरागी, उन्होंने उसकी अफ़वाह बना दी और बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता दिया। इस संबंध में आपने आवेदन भी दिया है, क्या है पूरा मतलब किसको दिया और क्या कार्रवाई? वो मावता पुलिस चौकी में दिया हमने और उसके बारे में बताया कि आप इन पे कार्रवाई करें। क्या आश्वासन मिला? वो बोल रहे कि हम करते हैं, हो चुके हैं। हमने यहाँ पे स्कूल में वो पौधे लगाने को बोला था, तो उसमें भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के और न्यूज़ बनाई थी। सर क्या है पूरा मामला, किस तरह से जो एक पत्रकार द्वारा से लगातार जो है स्कूल को लेकर ब्राह्मण जानकारी दी जा रही है, क्या है जी पूरा सर, मैं मामला? प्राचार्य हूँ, शांतिलाल देवड़ा नाम है मेरा। एक्चुअली हुआ है सर 14 फरवरी की बात है। उस दिन क्या है, हमारे यहाँ पे ये 3 शिक्षिकाएँ हैं, तो इन्होंने ये कह रखा बच्चियों को कि 3 तुम लोग 2 चोटी बना के आओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अक्सर क्या होता है कि बाल बिखरे रहते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो ऐसा इन्होंने बोल रखा। तो उस दिन 14 तारीख के दिन क्या 2 बालिका चोटी बना के नहीं आई थी। तो मैम तो थे ना, इन्होंने कहा कि 2 चोटी बना के आओ। मैं तुम्हारे गुस्से में ही बोला हल्के से ही कि बाल काट दूँगा मैं तुम्हारे, है ना? चाहिए तुम घर पे। दोनों घर पे गई वो, तो 2 चोटी बना के वापस आ गई थी, बस इतना सा मामला था। और उसको राहुल बैरागी जी ने थोड़ा-सा
अफवाह फैला के दी और बच्चों ने थोड़ा सा बोल दिया होगा कि मैम ने ऐसा कहा, तो उसने उन पालकों को बुला करके और घर पे जाकर उन बच्चियों से भी ऐसा वीडियो बना लिया और फैला दिया। किस तरह की अफवाह फैलाई और पहले भी सुनने में आया है कि पहले भी जो है भ्रामक खबर फैलाई? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ सर। पहले भी क्या हमने क्या कि शासन के निर्देश है कि पौधारोपण कराना चाहिए और बच्चों को एक-एक पौधे का प्रभार देना चाहिए, तो हमने ऐसा करा। तो ऐसे में क्या बच्चे हैंडपंप से पानी भर के पौधों को पानी पिला रहे थे, तो उसने वीडियो बना लिया और बोला कि बच्चों को स्कूल के लिए पानी भरवा रहे हैं, जबकि स्कूल में तो ऑलरेडी हैंडपंप ट्यूबवेल लगी हुई है और टंकी से पानी पिलाया जाता है बच्चों को। हाँ, हाँ, किस तरह की भ्रामक जानकारी की खबर मिली? ये कहा कि बच्चों के बाल काट दिए, चोटियां काट दी। हाँ, अच्छा, संबंध में अपन स्कूल बोर्ड से कहीं शिकायत वगैरह हुई? नहीं हमने तो कहीं नहीं करी शिकायत और नहीं कोई पालकों ने भी ऐसा कोई विरोध ही नहीं जताया कहीं से कहीं तक। नहीं, मैडम के द्वारा तो दिया गया, क्योंकि मैडम ने कहा कि मेरे को मानसिक प्रताड़ना हुई है और मुझे बेवजह परेशान करा गया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं और इसने कह दिया कि चोटियां काट दी गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी इसने मेरे पे ये आरोप लगाया, तो मैं निश्चित रूप से चौकी जाके आवेदन दूंगा और शायद इन्होंने आवेदन भी दिया है। डिमांड तो सर ठीक है, लेकिन उसने कहा कि नहीं कि आपको बाइट देना पड़ेगी। मैंने कहा ऐसी कोई बाइट वाली बात ही नहीं है, तो अपन बाइट क्यों दें? नहीं कि आपको देना पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है लाओ दे देता हूँ, जो वास्तविकता बता दूँ। तो मैंने यही कहा कि 14 फरवरी की बात है और 2 चोटी बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे, बालिकाएं घर पे गई, बना के आ गई थी, बस इसी सी बात है। विभाग ने हमसे जानकारी मांग ली और सारे स्टेटमेंट कथन बच्चों के, शिक्षकों के, हमारे प्राचार्य के, मैडम के, सबके कथन भी दे दिए गए हैं और पहुंचा दी भी गए हैं, फाइल बना के पूरी DO साहब के द्वारा पहुंचा दी गई। पिपलोदा के बछोड़िया हाई स्कूल में चोटी कांड का एक मामला सामने आया था, जहां पर परिजनों द्वारा मीडिया को बाइट दी गई थी। जो बाइट दी गई थी उसके आधार पर मीडिया ने जो यहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनसे भी जिम्मेदार अधिकारी से बाइट ली। उसके आधार पर पूरी खबर को प्रकाशित किया था। प्रकाशित करने के बाद में पूरे मामले की जांच की बात कही थी। उस मामले का अभी वर्तमान में जो मेरे गांव बछोड़िया प्रॉपर मूल निवासी, यहाँ पर पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग हैं, शरारती तत्व हैं, उनके द्वारा उस खबर का खंडन किया गया है कि ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं, पीड़ित छात्र थे, उनके भी वीडियो बयान है, उसके जो परिजन जो है उनके भी वीडियो बयान के आधार पर ही खबर चली है। और अभी भी वर्तमान में उनका यही कहना है कि चोटी कांड तो हुआ था, लेकिन हमारा उसके बाद में राजीनामा हो गया था। राजीनामा होने के बाद में ऐसा कोई आगे की कार्रवाई नहीं चाहते थे। लेकिन भ्रामक जानकारी जो ग्रामीण द्वारा और जो हमारे शरारती तत्व जो गाँव के हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही कूटनीति के तौर पर ये गलत है और इसकी पूरी जिला प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर जांच करना चाहिए। राहुल बेरा की रिपोर्टर। जनपद पंचायत ओबेदुल्लागंज की ग्राम पंचायत इमलिया गौंडी ग्राम जावरा मालखार के ग्रामीण ठेकेदार की उदासीनता के कारण बूंद बूंद पानी को तरसे ग्रामीण। पिछले 2 वर्षों से क्षेत्र में प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है, तब ठेकेदार की मनमानी से लोगों को उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस योजना से लोगों को भविष्य में पानी मिले या ना मिले, फिलहाल अच्छी सड़क को पूरी तरह चौपट कर दिया है। पाइपलाइन बिछाने ठेकेदार ने पूरे गाँव की गलियों को JCB से खुदाई करा दी है, जिससे मजबूती से बनी गली की CC रोड उखाड़ी गई। अब लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मालखर जावरा के ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले नल जल योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन बोर से पानी नहीं मिलने के कारण पाइप से पानी सप्लाई नहीं हो पाया। पाइपलाइन किसी काम का नहीं रहा। इस योजना में जनता के पैसे पानी में बह गए और अब दोबारा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नल जल योजना ने परेशानी में डाल दिया है। उखाड़ी गई सड़क पर चलना दोभर हो गया है। वहीं मजबूती से बनी सड़कों की दोबारा मरम्मत होगी या नहीं, संशय की स्थिति बनी हुई है। नाम क्या है आपका? भंवर जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? जावरा मालखार। पंचायत कौन सी है आपकी? इमलिया गौंडी। पानी की क्या दिक्कत है यहाँ? पानी की बहुत बूंद बूंद की परेशानी हो रही है, बिल्कुल पानी है ही नहीं। जो लाइनें डाली सरकार ने उससे पानी आ रहा है क्या? क्या पानी बिल्कुल नहीं है। नाली बिछा दी है, बस पानी का कोई ठीक नहीं है। कितने साल होगा ये पाइप डले हुए? 2 साल। 2 साल? हाँ। 2 साल में भी अपने घर तक पानी नहीं आया किसी का? नहीं। तिब्रस के साल डले?
नरसिंह गुराड़िया पंचायत का कारनामा बालाराम मेघवाल के अंतिम संस्कार की राशि 1 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक बेवा विद्याबाई को नहीं मिली। फरियादी विद्याबाई सरपंच मोहन लाल मेहर के पास अंतिम संस्कार की तत्काल राशि और संबल योजना के सारे डॉक्यूमेंट दे चुकी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संबल योजना तो ठीक है, अंतिम संस्कार की तत्काल राशि भी 1 वर्ष बीत जाने पर नहीं मिलना कई सवालों को जन्म देता है। बेवा विद्याबाई मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। क्या नाम है आपका? विद्याबाई। पूरा नाम बताओ। विद्याबाई। विद्याबाई मेघवाल? हाँ, मेघवाल। कहाँ के रहने वाले हो? नरसिंह गुराड़िया। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति के जो वो हो गए, शांत हो गए, तो उनके पैसे नहीं आए अभी तक। जो काय के पैसे नहीं तो दाग के पैसे आए ना, उनके पेम कराए तो उनके पैसे आए, कुछ भी नहीं आए। अंतिम संस्कार किया था उसके जो 5,000 राशि मिलती है हाँ, वो भी नहीं आए। और संबल योजना के वो भी नहीं आए सर। तो अब आप क्या चाहते हो? पैसे वो अभी तक पहले दिए, जमा करी हुआ, पैसे ही नहीं आए मेरे। 12 महीने हो गए। 1 साल भर हो गया। हाँ। सरपंच साहब से बात हुई आपकी? हो गई थी, जो बोल रहे थे कि हाँ आ जाएंगे ना, अभी तक नहीं आए। दोनों पैसे नहीं आए अभी तक? दोनों नहीं आए अभी तक। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो पैसे आ जाए तो अच्छी बात है, गरीब इंसान है। क्या काम मजदूरी करके? मजदूरी करती हूँ। यहाँ भी मजदूरी करनी? हाँ, मजदूरी करती हूँ। ठीक है। आपके पति क्या नाम था? बालाराम बालकिशन था। बालकिशन? चलो ठीक है। कितने समय हो गए उनको एक्सपायर? 1 साल भर हो गए। पूरा 1 साल भर हो गया? हाँ। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।